चलिए बेटा, तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन लेक्चर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के दो लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, दो नहीं 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ये 4th लेक्चर है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है बेटा। उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, बोलो हाँ या ना। तो बेटा आज अच्छा हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। पहले एक बात बताइए, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग। अच्छा एक बात और, हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये किसने बताया था, किसी को याद है क्या? पिछले में हमने कौन सा एटमिक मॉडल पढ़ा था, जल्दी से बताओ। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, याद है। कौन सा पढ़ा था? थॉमसन बाबा का एटमिक मॉडल। बहुत ही बेहतरीन, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए, तो बेटा थॉमसन बाबा का एटमिक मॉडल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा? एक बहुत ही बेहतरीन एटमिक मॉडल जिसका नाम है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। बिल्कुल, बहुत ही आसान है, बस इसको देखना है और ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें आ जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अच्छा, कितने लोगों को याद है हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल के बारे में पढ़ा था? तो अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, आपको याद है? बताओ। मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, कितने लोगों को याद है? बिल्कुल, जल्दी से बताओ बेहतरीन तरीके से। हाँ, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था आप लोगों को, बस आपको ये बताना कौन सा चार्ज होता है। बिल्कुल, तनिषा दीदी कह रही हैं, अनुराग निखिल पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत बढ़िया। चलिए, काव्या दीदी भी चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, मिताली दीदी तो घर से माइक लगा के बोल रही हैं कि सब पॉजिटिव चार्ज होगा। दिव्यांशी और राज भैया भी बोल गए। चलिए आइए बेटा, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन। तो बेटा आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के बारे में जिसका नाम है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन, रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट। लियो जी का कह रहे कि रदरफोर्ड और उनके बच्चे, बच्चे मतलब घर वाले बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स, जैसे तुम लोग हमारे हो, ठीक है। कौन से स्टूडेंट थे? हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडन। ये दो ऐसे शख्स थे जिनके साथ मिलकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बात बच्चों को नहीं पता होती। ज़्यादातर हम लोग मानते हैं कि रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो बेटा रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर तो बाद में बताया, उससे पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताओ क्या था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बोलो हाँ या ना। तो ये किसने किया था? रदरफोर्ड और उनके बच्चों ने। बोलो हाँ या ना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बॉम्बार्डेड वेरी थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल। ये आपको देखो गोल्ड फॉइल दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं दिख रही? इस पर इन्होंने क्या किया? ये आपके पास एक अल्फा रे सोर्स है। ये एक ऐसा सोर्स है जिससे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। ये एक लेड की प्लेट है जिसमें एक छोटी सा होल है। बोलो हाँ या ना, छोटा सा होल है। तो होगा क्या है, इस सोर्स से निकलेंगे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल और इस होल से पास होते हुए किससे टकराएंगे? ये टकराएंगे गोल्ड की फॉइल से। बोलो है ना। तो रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट ने मिलके बहुत छोटी, बहुत पतली गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई। बोलो हाँ है ना। और रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से नाम से फेमस है। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। चलिए, तो आपको दिख तो रहा है ये एक्सपेरिमेंट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर हम लोग आते हैं। चलिए, पहला, आ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होते हैं बेटा? जिनसे अल्फा पार्टिकल अपने आप निकलते हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिससे परमानेंट अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। वाज डायरेक्टेड एट अ थिन फॉइल। इस तरीके से उन्होंने सोर्स को रखा कि जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे वो सीधे किससे टकराएंगे? बिल्कुल, किससे टकराएंगे? थिन गोल्ड फॉइल से, जिसकी थिकनेस कितनी है? 100 नैनोमीटर, इससे ज़्यादा थिकनेस नहीं है ऑफ गोल्ड मेटल। बोलो हाँ ना। जो थिन गोल्ड फॉइल है हैड इज सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट। कहने का मतलब है बेटा गोल्ड फॉइल के चारों ओर ये आपको स्क्रीन दिख रही है। ये क्या है? ये सर्कुलर बेल्ट है जिस पे कोटिंग है जिंक सल्फाइड की। किसकी कोटिंग है? जिंक सल्फाइड की। इसको यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट बोल रहे हैं। बोलो हाँ ना। तो वो ये कह रहे हैं
कि जो गोल्ड फॉयल के चारों ओर एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है चारों ओर, बोलो हाँ है ना। जब भी वेन एवर अल्फा पार्टिकल स्ट्रक द स्क्रीन, जब भी कोई अल्फा पार्टिकल स्क्रीन से टकराता है तो ए टिनी फेल एस ऑफ लाइट वाज प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट। मतलब कहने का मतलब है कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल, जैसे देखो गोल्ड फॉयल से पास हुआ, मान लो यहाँ टकराया ये, तो यहाँ पे चिंगारी निकलेगी, फ्लैश निकलेगा लाइट का, और धब्बा भी पड़ जाएगा, एक स्पॉट भी पड़ जाएगा, बोलो हाँ ना, जिससे पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे टकराया हुआ है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो हमें दिखते नहीं है, क्या देखेंगे, स्पॉट दिखेगा, वो उससे पता लगा लेते हैं कि यहाँ टकराया होगा, बोलो हाँ ना। अरे बोलो आया कि नहीं आया? बिल्कुल बेटा, आ गया कि नहीं आ गया, पहले ये बताओ। तो आप जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या है बेटा, बहुत ध्यान से देखो। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को पास कराया, उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए, अलग अलग एंगल पे मुड़ गए, अलग अलग एंगल पे देखो मुड़ गए जी, मुड़ गए नहीं मुड़ गए, देखो जरा ध्यान से, ये अलग अलग एंगल पे मुड़ गए। और उनमें से एक अल्फा पार्टिकल तो सीधा गया, वैसे ही वापस आ गया, बोलो हाँ ना। और बेटा आधे से ज़्यादा पार्टिकल कैसे चले गए, सीधे। ये हमें इस फॉर्म, इस स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। ये बेटा एक थिन गोल्ड फॉयल है, क्या है, थिन गोल्ड फॉयल। और ये थिन गोल्ड फॉयल के अंदर के क्या है, एटम, क्या है, एटम। तो ऐसा मानते हैं कि ज़्यादातर देखो अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए, सीधे चले गए, देखो यहाँ पे चले गए कि नहीं चले गए, देखो जरा ध्यान से, लाइनें ज़्यादातर कैसी जा रही हैं, सीधी। उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल देखो, इनमें से एक रे जो क्या होगी, मुड़ गई अलग एंगल पे, बोलो है ना। कुछ रे क्या होगी, मुड़ गई, बोलो है ना। तो डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल बहुत कम है, सबसे ज़्यादा कैसे हैं, अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल, जो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, बोलो हाँ है ना। तो कहने का मतलब है, जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को हमने गोल्ड की फॉयल से गुजारा, और गोल्ड फॉयल के अंदर है बहुत सारे एटम, जैसा कि लोगों को मानना था, और तो उन्होंने देखा कि 90% से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल परपराते हुए बिल्कुल सीधे चले गए, बिना मुड़े, बिना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीधे, कोई दिक्कत है ही नहीं है। उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल पे मुड़ गए, बोलो हाँ है ना। अलग अलग एंगल पे मुड़ गए, उनमें से कुछ क्या आ गए, वापस आ गए, उनमें से 20,000 में से एक वापस आ जाता है, ऐसा इनकी बात है, बोलो हाँ है ना। आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो। तो यही बताना चाह रहे हैं, देखो क्या, द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। मतलब उन्होंने जो रिजल्ट आया, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया, इससे जो रिजल्ट आया बिल्कुल उनकी उम्मीद के बाहर था, जैसा वो सोच रहे थे उससे भी बहुत अलग था। क्योंकि थॉमसन बाबा क्या कहते थे, थॉमसन के हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर क्या था, मास ऑफ ईच गोल्डन एटम फॉइल शुड हैव बीन स्प्रेड। थॉमसन बाबा कहते थे कि एटम के अंदर मास पूरे में फैला हुआ है। थॉमसन बाबा के हिसाब से गोल्ड के अंदर जितने भी एटम है उनका मास पूरे में फैला हुआ है, पूरे एंटायर एटम है, बोलो हाँ ना। और अल्फा पार्टिकल को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इनसे पास होने के लिए, बोलो हाँ ना। क्योंकि अगर एटम पूरा भरा हुआ है तो अल्फा पार्टिकल उससे निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, बोलो हाँ ना। मतलब ये थॉमसन के हिसाब से था, पर जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो वो तो चौंक गए, कह रहे लियो जी तो आधे ज़्यादा पार्टिकल सीधे जा रहे। तो उन्होंने कहा जी, मतलब थॉमसन बाबा जो हैं हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, मतलब में कह रहे थे एटम भरा हुआ है, ऐसा होता नहीं है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द पार्टिकल वुड स्लो डाउन। ये तो एक्सपेक्ट किया गया पार्टिकल स्लो डाउन, हाँ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो डाउन, और चेंज डायरेक्शन ओनली बाई स्मॉल एंगल एज दे पास थ्रू अ वॉइल, बोलो हाँ ना। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पार्टिकल जैसे ही एटम से गुजरेंगे इनकी स्पीड स्लो हो जाएगी और उनकी डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, थोड़े एंगल पे, बोलो हाँ ना। अरे बोलो आया कि नहीं आया बेटा, आया कि नहीं आया? बिल्कुल, दिव्यांशी दीदी कह रही है आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी का गोता लगाने का है बेटा, बाकी भी बोल लिया करो बेहतरीन तरीके से। हाँ चलो बहुत बढ़िया। चलो अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इन्हें क्या ऑब्जर्वेशन मिली, मतलब पहले तो ये माना जा रहा था, मतलब उम्मीद इन्हें इस चीज़ की थी कि एटम भरा हुआ है तो एटम से अल्फा पार्टिकल आसानी से, बेटा एक बात बताओ, हाँ अनुराग इसलिए थोड़ी चेंज होगी, पहले ये लोग मान के चल रहे थे कि एटम के अंदर पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज तो थोड़ा बहुत तो मोड़ ही देगा ना। हाँ बेटा जा तो लेते, कैसी बातें कर रहे हो, कहने का मतलब है जैसे तुम्हारे बॉडी के अंदर का मास पूरा भरा हुआ है। अब तुम्हारी बॉडी का एग्जांपल नहीं ले रहा है, मान लो जी टिप्लू भैया है हमारे, क्या है
टिब्लू भैया। अब टिब्लू भैया के अंदर का पूरा मांस भरा पड़ा है, पर यहाँ टिंकू जिया बैठे हैं जी, और जी बंदूक लिए हैं, स्टैन गन, बेहतरीन स्टैन गन लिए हैं। तो इससे मतलब स्टैन गन से क्या है बेटा, बहुत लगातार गोली जा रही, तो बेटा कुछ गोली आर पार भी चली जाएंगी। भले ही हमारे बॉडी का मांस पूरा भरा हुआ है, पर टिप्लू के आर पार चली जाएंगी, नहीं चली जाएंगी, लगातार के स्टैंड से धर 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 लगाते रहेंगे। बोलो आए ना। तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल गोलियों की तरह निकलते हैं, तो पार तो बेटा चले ही जाते हैं। बोलो हाँ है ना। ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे भेज रहे, ऐसे डिल्ला जैसे, डिल्ला मतलब पत्थर जैसे मार रहे। बिल्कुल स्टैंड गन के टाइम में बेहतरीन AK-47 लगे धर 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 बेहतरीन तरीके से। हाँ बिल्कुल गर्दे ही छिल जाए, मतलब किसके। हाँ बोलो हाँ है ना। जब इंसानों के गर्दे बंदूक से छूट जाते हैं तो अल्फा पार्टिकल तो छुटा ही लेगा। बोलो हाँ है ना। पर ऑब्जर्व क्या किया गया, एक्सपेक्टेशन कुछ अलग थी, ऑब्जर्व क्या हुआ कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉर अनडिफ्लेक्टेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल बिना मुड़े सीधे चले गए, बिना मुड़े सीधे चले गए। A small fraction of the alpha particle was deflected by small angle, मतलब बहुत कम अमाउंट में अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल में मुड़े हैं। बोलो हाँ है ना। और उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जैसे गया वो वैसे ही वापस आ गया। बोलो हाँ है ना। मतलब 180 डिग्री, बिल्कुल ऐसे गया और ऐसे ही गया तो ऐसे ही वापस आ गया, बिल्कुल 180 डिग्री पे। बोलो हाँ है ना। अरे आया कि नहीं आया, बेहतरीन। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन जो हुई, मतलब 3 ऑब्जर्वेशन कौन सी थी, पहली कि एटम बिल्कुल परपराते हुए बिना मुड़े सीधे चले गए, और उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल पे मुड़ गए, और उनमें से एक आधा अल्फा पार्टिकल जैसे गया वैसे वापस आ गया। तो ये ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड ने कहा अब हम बता सकते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। मतलब जो जे थॉमसन कह रहे थे ऐसा स्ट्रक्चर तो बिल्कुल नहीं होगा, अब हम बता रहे एटम का स्ट्रक्चर कैसा हो गया। तो उन्होंने देखो कंक्लूजन निकाला, उन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कहने का मतलब है कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट की मदद से इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कैसे एटम का स्ट्रक्चर होगा। निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन निकाला, रिजल्ट निकाला। बोलो हाँ ना। पहले पॉइंट का मतलब क्या था, पहला पॉइंट कहता था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि इन्होंने कहा कि एटम के अंदर आधे ज़्यादा पार्ट कैसे है, खाली है, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए, बिना मुड़े चले गए। इसका मतलब एटम के अंदर कुछ है ही नहीं है, खाली है। तो इसका मतलब इनका मानना था कि एटम के अंदर आधे से ज़्यादा पार्ट कैसा है, खाली है। बोलो हाँ ना। इसीलिए अल्फा पार्टिकल बिना मुड़े चले गए। बोलो हाँ ना, बिना मुड़े। अच्छा दूसरा, अब फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल मुड़ गए, तो द डिफ्लेक्शन मट बी ड्यू टू द एनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर कुछ अल्फा पार्टिकल अगर हम बात करें, वो ये कह रहे हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो एंगल पे मुड़ गए, कुछ मुड़ गए, क्या हो गए, मुड़ गए। बोलो हाँ ना। तो इनका कहने का मतलब है अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को मुड़ कौन सकता है, पॉजिटिव। रिपल्सन लगा होगा तभी अल्फा पार्टिकल मुड़ गए होंगे। तो देखो इन्होंने बोला कि डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू द इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स शोइंग दैट, मतलब कहीं ना कहीं एटम के अंदर एक रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है। तो इसका मतलब है द पॉजिटिव चार्ज, और जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में फैला हुआ नहीं है, इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज थॉमसन हैड प्रिज्यूम। थॉमसन बाबा कह रहे थे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, तो रदरफोर्ड कह रहे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरे में नहीं फैला, क्योंकि कुछ ही अल्फा पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स फील कर रहे हैं, मतलब कुछ ही अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल में मुड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा, क्या बोला जरा ध्यान से सुनना, इन्होंने बोला जो पॉजिटिव चार्ज है हैज़ टू बी कंसिडर्ड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, मतलब एटम के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही छोटी जगह पे है, बहुत ही छोटी जगह है। बोलो हाँ ना, बिल्कुल। डेट रिपल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल, और यही पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल को अलग अलग एंगल पे मोड़ रहा है, और बाद में इसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का नाम क्या दिया गया, बताओ, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। बोलो हाँ ना। अरे आया कि नहीं आया। और बेटा कैलकुलेशन, जब रदरफोर्ड ने कैलकुलेशन की तो ये पाया गया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, मतलब एटम बहुत बड़ा है और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत इत्तू सा, बहुत ही छोटा सा है। बोलो हाँ ना। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर,
अगर एटम का जो साइज़ है या एटम की रेडियस बोल दो तो वो कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर। और अगर हम न्यूक्लियस की रेडियस बोलें तो बेटा ये कितनी है, 10⁻−15 मीटर। अब कहोगे सर जी तो बड़ी है। अरे बुड़बक, जी माइनस में है और जी काहे में है, जी भी माइनस में है। तो माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी होती है। तो कहने का मतलब है न्यूक्लियस का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। वन कैन एप्रिशिएट, मतलब देखो इस साइज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्रिकेट बॉल को न्यूक्लियस मान लो और रेडियस ऑफ एटम मान लो 5 किलोमीटर। मतलब एक आपका ग्राउंड है, मतलब एक ग्राउंड है 5 किलोमीटर लंबा, बोलो हाँ है ना, 5 किलोमीटर लंबा एक ग्राउंड है। मतलब एक ग्राउंड है जिसकी रेडियस 5 किलोमीटर है, बोलो हाँ है ना। तो पूरा ग्राउंड कितना होगा, 10 किलोमीटर। एक 10 किलोमीटर के राउंड में सेंटर पे एक छोटी सी बॉल रखी है, वो तो बहुत छोटी होगी, बोलो हाँ है ना। 5 किलोमीटर वाला तो क्रिकेट वाला भी ग्राउंड ही नहीं होता, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। अरे आया कि नहीं आया, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में। बेटा आ गया कि नहीं आ गया, एक तो बोला करो आ गया कि नहीं आ गया। अनुष्का दीदी को आ गया, और बाकी भी बोल लिया करो अगर मन हुआ करे। चलो देखो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एबव ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। मतलब जो आपने ऑब्जर्वेशन की और कंक्लूजन, मतलब जो भी अभी ऑब्जर्वेशन आया और कंक्लूजन आया, रदरफोर्ड ने कहा कि अब हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बता सकते हैं, अब एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा ये बता सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉइंट लिख रहे हैं ये रदरफोर्ड एटमिक मॉडल के हैं। वो पॉइंट क्या थे, ये रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका ये ऑब्जर्वेशन था और ये कंक्लूजन था। अब रदरफोर्ड ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के बाद एटम के बारे में कुछ बातें कही। क्या बातें कही, पहली बात है कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंटेंट इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। मतलब एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है और एटम का जो मास है, जो लगभग एटम का पूरा मास है, वो एक बहुत छोटी सी जगह में रहता है। और इस छोटे से पोर्शन को, इस एटम के छोटे से पोर्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। बोलो आए ना, आ गया कि नहीं आ गया। मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही एटम का ज़्यादातर मास होता है। आ गया कि नहीं आ गया। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों ओर, बेटा बताओ क्या घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। डेट मूव अराउंड द न्यूक्लियस, बेटा वेरी हाई स्पीड, एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। और इस सर्कुलर पाथ का नाम इन्होंने क्या बोला, ऑर्बिट्स। मतलब इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन, एक सर्कुलर पाथ में, जैसे बोलते हैं ऑर्बिट। रदरफोर्ड का मॉडल बिल्कुल सोलर सिस्टम के मॉडल जैसा होता है, जहां न्यूक्लियस बिल्कुल सन जैसा है और इलेक्ट्रॉन प्लैनेट के जैसे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सन के चारों ओर क्या घूमते रहते हैं, प्लैनेट घूमते रहते हैं। बोलो हाँ है ना, घूमते रहते नहीं घूमते रहते। अरे अच्छा अनुराग, एक बात बोले तुम लोगों से, हाँ बताओ जी बताओ। जैसे अगर तुम मान लो रास्ते में जा रहे हो, मान लो तुम रास्ते में जा रहे हो और तुम्हें कोई छोटा बच्चा रोक दे, मतलब जैसे 2 साल का बच्चा तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो जाए, 2 साल का रास्ता में बच्चा, और कहता है कि तुम खबरदार अगर तुम हमारे सामने से निकल पाए, मतलब हम यहाँ से नहीं जाने, तुम रुक जाओगे। बताओ अगर तुम्हें अर्जेंट काम कहीं होगा, बताओ वो तुम्हें रोक सकता है क्या, बताओ। अरे एक छोटा सा बच्चा जो 2 साल का, हम कह रहे 4 साल का भी हो, तुम लोग नाले को 16 साल के हो चुके, 16-18 साल के, बोलो है ना, तो वो बच्चा रोक सकता है क्या तुम्हें। मतलब कोशिश क्या ही करेगा, तुम 2 धक्का दोगे, मतलब 2 कंटाप के नीचे दोगे, उसके साइड में हो जाएगा वो किनारे, और 2 ही क्या, मतलब तुम तो डांटे दोगे तो किनारे हो जाएगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में वही फ़र्क है, अल्फा पार्टिकल बहुत बड़ा होता है एज़ कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, बिल्कुल बच्चा है उसके सामने। हाँ, जैसे मान लो पापा हैं, पापा तुम्हारे सामने आ जाए, तो रुक जाओगे। जैसे पापा निकल रहे हैं और पापा के तुम सामने आ जाओ, तो बताओ क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, कोई वारदात घट सकती, कभी भी कोई भी वारदात घट सकती। हो सकता है 2-3 घंटा आपके नीचे भी घल जाए तुम्हारे। हो सकता है कि पापा अगर तुम पे दया आ जाए तो रुक भी जाए। पापा है, पापा कुछ भी कर सकते। चलो अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है
और इस अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो हाँ या ना। अरे आया कि नहीं आया बेटा, बताओ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। हाँ अनुराग तो बच्चा है ही और का। बेटा आपको बताया भी तो था हमने, अनुराग हमने बताया था कि एटम पे जो पॉजिटिव प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज़्यादा होता है, बताया था नहीं बताया था? प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है, और प्रोटॉन एक अकेला थोड़ी ना होगा, बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, तो वो मिलकर रोक लेते हैं, कायदे से रोक लेते हैं वो तो। अच्छा तो बस बेटा जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पे, जल्दी से बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर मास नंबर के बारे में। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन। मतलब न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू प्रोटॉन की वजह से। बोलो हाँ या ना। हाँ न्यूक्लियस मतलब एटम का पॉजिटिव चार्ज बोल दो या न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बोलो, किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से है। एज एस्टेब्लिश अर्लियर द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल बट अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो प्रोटॉन पे चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो दोनों ही बराबर होते हैं, पर क्या होते हैं मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के अंदर। बोलो हाँ या ना। तो क्या बोला? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटमिक नंबर। एक एटम का एटमिक नंबर, जेड को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एटमिक नंबर। बोलो हाँ या ना। तो एटमिक नंबर किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर है। बोलो हाँ या ना। हाँ तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज 1, जैसे अगर हाइड्रोजन का एटमिक नंबर कितना होता है? 1, तो हाइड्रोजन का एटमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे? 1। मतलब एटमिक नंबर से हम लोग पता लगा सकते हैं कि एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है। बोलो हाँ या ना। सोडियम का एटमिक नंबर 11 होता है, तो उसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। बोलो हाँ या ना। अरे आ गया कि नहीं आ गया? इन ऑर्डर टू कीप द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अगर एटम को न्यूट्रल बनाए रखना है, जो कि होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब अगर एटम न्यूट्रल है, क्या है? एटम न्यूट्रल, मतलब एटम पे कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो हाँ या ना। एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन एटम का एटमिक नंबर कितना होता है? 1, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 1, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1। आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? पर याद रखना एटम न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल है तब ये बात सही है क्या कि जितना एटमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो सुनो, ये तो लिखा है एटमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। अगर एटम न्यूट्रल है तो ही इलेक्ट्रॉन एटमिक नंबर के बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर होगा। while the positive charge of the nucleus is due to proton, मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है, और द मास ऑफ द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पर जो न्यूक्लियस का मास होता है वो दो चीज़ों की वजह से होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस का मास आता है, सिर्फ प्रोटॉन की वजह से मास नहीं आता है। बोलो हाँ ना। एज डिस्कस अर्लियर हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, और इन कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब ऐसे कह दो, ऐसे पार्टिकल जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। बोलो हाँ है ना। अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स कैसे निकालेंगे? इसको मास नंबर से नोट करते हैं। मास नंबर क्या बताता है कि एटम के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो, अरे आ गया कि नहीं आ गया? बेटा तो हम तुम्हें एक कायदे वाली बात बताएं, अगर एटम न्यूट्रल है, क्या है? न्यूट्रल, तो याद रखना जेड बराबर पी बराबर इलेक्ट्रॉन। पर अगर एटम पे चार्ज आ गया, मान लो कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया मान लो, तो एटमिक नंबर तो हमेशा प्रोटॉन के बराबर रहेगा, पर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? होना चाहिए कितना? पी के बराबर, पर पॉजिटिव चार्ज आने पर जितना चार्ज होगा उतना माइनस कर देना, और नेगेटिव चार्ज आ जाए तो प्लस कर देना। बोलो हाँ है ना। तो जेड बराबर हमेशा पी रहेगा, चाहे चार्ज एटम पे रहे चाहे ना रहे। पर अगर एटम पे चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो चार्ज माइनस कर देना प्रोटॉन से, अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो प्लस कर देना। बोलो हाँ है ना। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं?
ए बराबर एन प्लस पी, तो एन बराबर ए माइनस पी, ऐसे निकाल लेंगे। चलो बेटा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा एक बात और बता दें, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? ऐसे एक्स, यहाँ एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर मास नंबर लिखते हैं। तो अगर हमें जेड पता चल जाए तो जेड से बताओ क्या निकाल लेंगे? पी और ई। और न्यूट्रॉन निकालने हो तो ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या निकल आता है हमारा? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, न्यूट्रॉन निकल गया। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? बताओ जल्दी से, बस 10 मिनट का लेक्चर बचा है, जल्दी से बताओ। बेटे ईमानदारी से बताना, पल्ले पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ऐसी ऐप ही देख रहे हो, मज़े ले रहे हो क्या? तुम मज़े लेने आ गए सर? कहाँ जा रहे? क्या तो सब मज़े लेने जा रहे हैं। हाँ अनुराग भैया कह रहे बिल्कुल सब मज़े ही लेने आते हैं। टिक टिक मार रहा, कह रहे सब मज़े ही लेने आते हैं। बेहतरीन। शिवानी दीदी भी कह रही हाँ सर मज़े ही लेने आते हैं, बहुत बढ़िया। टिक मार रही हैं हम, सही है बेटा, लो मज़े, बेहतरीन। दे ज़िंदगी, ज़िंदगी में मज़ा लेती है इंसानों का, हैं? अच्छा एक बात मतलब क्या हसीन होती ज़िंदगी ऐसी मज़े वाली, हाँ, कि पढ़ाई में मज़ा होने लगे, पढ़ाई भी एक पिक्चर की तरह हो जाए। मतलब दुनिया में साइंस बड़ी रिलेटेबल सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में भी बड़ा रिलेटेबल है, पर धीरे धीरे पहले उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है चीज़ों को। एनसीईआरटी पढ़ना जो है बड़ा मज़ेदार चीज़ है ये। चलिए आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करने। आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोप्स। द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द नॉर्मल एलिमेंट सिंबल एंड सब्सक्रिप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे बदल लिखा हुआ है, एक्स किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना, जेड एटॉमिक नंबर और ए मास नंबर। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या बेटा? आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं? ऐसे एटम जिनका मास नंबर सेम हो पर एटॉमिक नंबर अलग अलग हो। जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 6, 4, 14, 7 एंड 14। ऊपर क्या लिखा रहता है? मास नंबर। तो ये दो अलग अलग एटम हैं, इनके मास नंबर क्या है? सेम, पर एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग। तो इन्हें बोलते हैं बेटा, इनके बीच में जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है आइसोबार। बोलो है ना? पर ऑन द अदर हैंड, एटम जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो? एक जैसे, पर एटॉमिक मास नंबर क्या हो? अलग अलग, उन्हें आइसोटोप बोलते हैं। एग्जाम्पल हम ही दे दे रहे, जैसे 1H1, 1H2, 1H3। तो देखो तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर बताओ क्या है? सेम है, पर मास नंबर क्या है? अलग। तो इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है आइसोटोप्स का। आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, अरे आ गया कि नहीं आ गया? चलिए बस जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2.4, इट इज़ एविडेंट दैट द डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप्स। 2.4 इक्वेशन कौन सी है? हाँ ये है इक्वेशन, ये 2.4। ठीक है, ये पाया गया कि डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब कहने का मतलब है कि हाँ, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं एक ही एटम के एलिमेंट। तो ये अलग अलग क्यों हैं? एक एटम के अंदर हम, आपने तो सर पढ़ाया था कि सेम होते हैं, हमने नहीं कहा था। डाल्टन बाबा क्या कहते कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं, पर नहीं, बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटम एक जैसे होते नहीं हैं। जैसे हाइड्रोजन के अंदर 3 टाइप के एटम हैं। तो ऐसा क्या है जिनको अलग बनाता है? इनके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों के अंदर सेम है, पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, जिसकी वजह से ये अलग अलग हो जाते हैं। बोलो, यही लाइन बोल रही है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल कंसिडरिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम अगेन, तो 99.985% ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन। कहने का मतलब है 99.985% ये वाला एटम पाया जाता है 1H1। मतलब हाइड्रोजन के अंदर 3 टाइप के एटम पाए जाते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो 99.85% ये वाला एटम पाया जाता है। और इस आइसोटोप्स को क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इस आइसोटोप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटियम। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के अंदर इस आइसोटोप्स की मात्रा, ये वाले एटम सबसे ज़्यादा है। रेस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन 2 अदर आइसोटोप्स। बाकी जो परसेंटेज बची वो इसकी होती है। जैसे ड्यूटेरियम,
1H2 को बेटा 1D2 भी लिख सकते हैं, 1S3 को 1T3 भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम ड्यूटेरियम है और इसका नाम क्या है बेटा, ट्रीटियम है। बोलो हाँ है ना। मतलब हाइड्रोजन के अंदर 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H2 को ऐसे भी लिख सकते हो 1D2 और 1S3 को 1T3। बोलो हाँ है ना। इसको प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्रीटियम। बोलो हाँ है ना। सबसे ज़्यादा मात्रा में ये प्रोटियम पाया जाता है, वही लिखा है। द लेटर आइसोटोप्स इज फाउंड इन ट्रेस अमाउंट ऑन द अर्थ। बोलो हाँ है ना। और अदर आइसोटोप बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अदर एग्जाम्पल मतलब सबसे कम मात्रा में ट्रीटियम पाया जाता है, सबसे कम मात्रा में। सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सा, प्रोटियम, और ड्यूटेरियम 0.015% और ट्रीटियम सबसे कम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। ये लाइन समझ में आ गई सभी को? अरे जल्दी बताओ, आ गई कि नहीं है? आ गई। या ऐसे ही हम बड़बड़ा रहे हैं? कहते सर बड़बड़ाते रहो, का ही फर्क पड़ता है? बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत है ही नहीं। शाबाश। ये टिक मारते हो ना तो ठेंगा दिखा रहे हो, ठेंगा ले सर, ठेंगा ले। शिवानी दीदी ठेंगा दिखा रही है, ले सर। द लेट अच्छा, अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली अकरिंग। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन एटम के भी आइसोटोप्स होते हैं। कौन से? जिसमें 6 और 7, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। इसके अंदर बेटा कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अंदर 7, इसके अंदर 8। मतलब आइसोटोप्स में बेटा, आइसोटोप्स में किसका डिफरेंस होता है बताओ? न्यूट्रॉन का। बोलो हाँ है ना। वो तो हम लोग कहने को कहते थे कि इनका मास नंबर अलग होता है, एक्चुअली में इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहते हैं, बस न्यूट्रॉन अलग अलग रहते हैं एक्चुअली में। बोलो हाँ है ना। क्लोरीन एटम के भी 2 आइसोटोप्स हैं, इसमें 18 न्यूट्रॉन, इसमें 20 न्यूट्रॉन है। तो लास्टली एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन रिगार्डिंग आइसोटोप्स इज दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन्स। बोलो हाँ है ना। विच आर डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन की संख्या हम किससे निकालते हैं? प्रोटॉन से निकाल लेते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी। न्यूट्रॉन बेटा किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन पे बहुत कम इफेक्ट पड़ती है। तो कहने का मतलब न्यूट्रॉन के चेंज हो जाने से केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आएगा नहीं। इसीलिए सारे आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। बोलो हाँ है ना। आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि सारे आइसोटोप्स के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? सेम। और ज़्यादातर केमिकल प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन्स पे। बोलो हाँ है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो चेंज होने ही नहीं है। आइसोटोप्स में सिर्फ क्या अलग होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे केमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। तो सारे आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी एक ही जैसी होती है। आया कि नहीं आया बताओ बेटा? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलिए जल्दी से आ जाओ। एक क्वेश्चन करते हैं। क्या निकालना है? प्रोटॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है और इलेक्ट्रॉन निकालना है। काहे में निकालना है? 35 ब्रोमीन 80। अरे बोलो पहले बताओ, वो वाला जो टॉपिक समझा है आ गया कि नहीं आ गया? तब हम आगे बढ़े हैं। अनुराग भैया 3 टिक लगा के भेज रहे हैं, कह रहे भैया आ गया जोरदार तरीके से। तनीषा दीदी भी चिल्ला चिल्ला के कह रही कि सर आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं है। इतनी रात को ज़्यादा चिल्लाओगे तुम लोग तो घर वाले भी जाग जाएं। हाँ, घर वाले सब लोग, पड़ोसी भी जाग जाएं। कह रहा जिमोड़ा तो टॉपिक करके मानेगा। हाँ, कह रहे 11th में इतना पढ़ रहे हैं तो। मोहल्ले वाले परेशान, घर वाले परेशान। कह रहे रात में कौन सी पढ़ाई होती है? वो भी मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं। घर वाले सोचते हो कि हमारे ज़माने में हम तो किताबों से नहीं पढ़ पाए और जो मोबाइल से पढ़ रहे हैं रात में, वो भी। बेटा ये जो एटमिक नंबर होता है Z बराबर 35, जितना एटमिक नंबर होता है उतना ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। और जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ ना। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? वैसे तो हम बता दें A बराबर N+P होता है, हम बता रहे हैं, यही तो बताया था हमने सबसे पहले। और न्यूट्रॉन बराबर A - P। A कितना है? 80
और प्रोटॉन कितने हैं 35। तो शॉर्टकट तरीका बताया था, नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 45। आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई आपको 18, प्रोटॉन दिए गए 16 और न्यूट्रॉन दिए गए 16। आपको बताना है कि कौन सी स्पीसीज़ है। तो प्रोटॉन जितना होता है उतना ही क्या होता है एटॉमिक नंबर, बोलो हाँ है ना। तो एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है? सल्फर का। किसका होता है? सल्फर। पर देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, इसका मतलब इस स्पीसीज पे चार्ज है। तो कौन ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन। कितने ज़्यादा हैं? 2। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से नेगेटिव चार्ज आता है, कितने ज़्यादा हैं? 2। तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका सिंबल जो होगा S-2। कितने लोगों को आ गया बताओ बेटा? कितने लोगों को आ गया? कितने लोगों को आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया बेटा। आ गया, बहुत ही बेहतरीन। बाकी कल पढ़ते हैं हम लोग, बताओ कल पढ़ें आज ही पढ़ लें? ड्रॉबैक पढ़ना है अभी या कल पढ़ें? कल मतलब परसों। जल्दी बोलो जल्दी, फिर डिस्कस करते हैं, जल्दी बताओ। हाँ बेहतरीन। मिताली दीदी कह रही हैं बहुत थक गए सर, अब ना होगा हमसे, अब तो गुर्दे ही छिल गए सबके। हाँ हाँ, नींद वाले भी सिंबल आ रहे हैं, कह रहे सर नींद आ रही है। अरे पढ़ लो, 5 मिनट लगेंगे बेटा, 5 मिनट लगेंगे, अभी ख़त्म कर दे रहे इस टॉपिक को। हम तो जान ही रहे थे, हम तो ऐसे ही मज़े ले रहे थे, हम देख रहे थे कितने बचे हैं। रदरफोर्ड एयर मॉडल खत्म ही कर दो। ड्रॉबैक और रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल फेल कैसे हुआ तो जल्दी जल्दी देखते हैं। एस यू हैव लर्न एबव, आपने पढ़ा है ऊपर कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इज लाइक ए स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम, कि रदरफोर्ड का जो मॉडल एटम होता है वो सोलर सिस्टम जैसा होता है, जिसमें न्यूक्लियस सन की जगह होता है, जैसे सन होता है ऐसी न्यूक्लियस होता है एटम में। और इलेक्ट्रॉन किसका रोल निभा रहा है? प्लैनेट्स का रोल निभा रहा है, बोलो हाँ ना। अच्छा, जो सोलर सिस्टम में वहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स जानते हो? न्यूटन बाबा ने जो थ्योरी दी है वो सारी क्लासिकल मैकेनिक्स होती है। 2 दुनिया होती हैं, एक बड़ी दुनिया, एक छोटी दुनिया। बड़ी दुनिया मतलब जिसमें सारी चीज़ें जो हम लोग को दिखती हैं वो बड़ी दुनिया कहलाती है, उस मैकेनिक्स को बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, बोलो हाँ ना। एक होती है छोटी दुनिया, माइक्रोस्कोपिक दुनिया, उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, बोलो हाँ ना। तो एटम क्या दिखता है क्या हम लोग को? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स सोलर सिस्टम में अप्लाई होती है। वो ये शो करती है कि प्लैनेट डिस्क्राइब वेल डिफाइंड ऑर्बिट अराउंड द सन, मतलब सन के चारों ओर उनकी एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट होती है, उसी राउंड में चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी उल्टा सीधा मन हो तो चक्कर लगा लें। और उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है प्लैनेट्स के बीच में और सन के बीच में, बोलो हाँ ना। जहाँ M1 M2 आर द मासेस और R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन ऑफ मासेस, मतलब सन M1 मान लो मास है किसका? प्लैनेट का। M2 मान लो मास किसका है? सन का है, बोलो हाँ ना। और G क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे G क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट, बोलो हाँ ना। द थ्योरी कैन ऑल्सो कैलकुलेट प्रिसाइजली द प्लैनेटरी ऑर्बिट, दीज आर एन एग्रीमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। मतलब जो न्यूटन की जो थ्योरी थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में सारे नियम न्यूटन के अप्लाई होते हैं, बोलो हाँ ना। पहले एक बात, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दुनिया में 2 टाइप की मैकेनिक्स हैं, एक है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के राजा हैं कौन? न्यूटन बाबा। न्यूटन बाबा राजा हैं। ये वो दुनिया है जहाँ में सारी चीज़ें हम लोग को दिखती हैं, मैक्रोस्कोपिक दुनिया है, मतलब जहाँ सारी चीज़ें बड़ी हैं जो हम लोग देख सकते हैं। एक है क्वांटम मैकेनिक्स, ये वो दुनिया है जहाँ सब पार्टिकल बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक। इसके राजा हम बताएंगे श्रोडिंगर बाबा, यहाँ आगे जाके पढ़ोगे, क्लियर है? हाँ, ये दुनिया हम लोग नहीं देख पाते हैं, पर पढ़ते तो हैं, वो अलग बात है। पर इस दुनिया में न्यूटन के नियम लागू नहीं होते, इस बात को ध्यान रखना। चलिए तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, जल्दी से देखो। द सिमिलरिटी बिटवीन द सोलर सिस्टम एंड न्यूक्लियर मॉडल, मतलब सोलर सिस्टम में और न्यूक्लियर मॉडल में क्या सिमिलरिटी है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, बोलो हाँ ना। न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में। और द कूलम फोर्स
और इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन पे मान लो चार्ज कितना है Q1 और न्यूक्लियस पे कितना है Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे हम कूलम फोर्स भी बोलते हैं। कितना होता है KQ1Q2 अपॉन R², जहाँ R क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज। हाँ मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों है तो चार्ज ही पार्टिकल ना, और K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो बताओ आ गया कि नहीं आ गया। हाँ बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, मतलब R जो है वो डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ चार्ज, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। बोलो हाँ है ना। सिमिलरली टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, सिमिलरिटी टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे ये सन है हमारा, क्या है सन, और सन के चारों ओर क्या घूमते हैं, प्लैनेट्स। क्या घूमते हैं, प्लैनेट्स। इनके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और न्यूक्लियस और उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो हाँ है ना। However, when a body is moving in an orbit, it undergoes acceleration. कहते हैं कि अगर कोई बॉडी किसी ऑर्बिट में घूमती है तो वो एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट का मतलब है अलग अलग स्पीड से मूव करती है, एक ही स्पीड से मूव नहीं कर सकती। इवन इफ इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन एन ऑर्बिट बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन। बेटा एक बात बताओ, इस अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही जाती है। बोलो हाँ है ना। वेलोसिटी तो डायरेक्शन में डिपेंड करती है कि नहीं करती है। अरे बोलो, अरे गोली मारो। तुम इतना याद रखो कि जब सर्कुलर पाथ करते हैं, सर्कुलर पाथ का मतलब है उसमें डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन डेवलप होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो, देखो वेलोसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, स्पीड पे और डायरेक्शन में। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और ये चेंज हो गया तो क्या डेवलप हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। बोलो हाँ है ना। तो जब बॉडी किसी के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो डायरेक्शन तो लगातार ही चेंज करती रहेगी। बोलो हाँ है ना, सीधे थोड़ी ना मूव करेगी। तो वो यही बोल रहे हैं। सो एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइबिंग प्लैनेट लाइक ऑर्बिट एज अंडर एक्सेलरेशन। तो जब इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वो भी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उसकी भी बेटा क्या वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। तो वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेट होगा। बोलो हाँ है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेलरेशन करेगा। तो एक साइंटिस्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसने दी, मैक्सवेल। मैक्सवेल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई थी। उन्होंने क्या बोला था कि चार्ज पार्टिकल जो हैं जब एक्सेलरेट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं। बोलो हाँ है ना। पर ये प्लैनेट के लिए रूल एप्लीकेबल नहीं है। इन्होंने लिखा है दिस फीचर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट पे चार्ज थोड़ी ना होता है। मैक्सवेल ने कहा था जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तब वो EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या कह दो एनर्जी, अभी तुम इसको समझ लो, एनर्जी इमिट करता है। बोलो हाँ है ना। बोलो हाँ है ना। आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो, आ गया कि नहीं आ गया। अरे जल्दी बोलो, आ गया कि नहीं आ गया। फिर आगे आ जाए, बस खत्म है बेटा ये। हाँ खत्म है, लास्ट पॉइंट है ये। हाँ तो देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन अगर चारों ओर चक्कर लगाएगा तो ये इमिट करेगा, क्या इमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक तरीके से कह दो एनर्जी निकालेगा, एनर्जी लूज करेगा। एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विल इमिट रेडिएशन, रेडिएशन मतलब एनर्जी। द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन, हर रेडिएशन में क्या होती है, एनर्जी कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। मतलब जब जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो वो लगातार अपनी एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू सिंक, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को कम करता रहेगा। बोलो हाँ है ना। और कैलकुलेशन से ये शो होता है कि इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁸ सेकेंड टू स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लगातार निकाल रहा है तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड लगेंगे और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। पर हम सभी को पता है, बट दिस डज नॉट हैपन, हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता नहीं है। पर मैक्सवेल बाबा गलत थोड़ी ना कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल अगर चक्कर लगाएगा, एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी निकालेगा, तो वो तो गिर जाना चाहिए। पर हम सबको पता है कि एटम खत्म नहीं होता, इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा तो एटम ही खत्म हो जाएगा। एटम खत्म मतलब हम सब खत्म। ऐसा होता है क्या कि पल भर में हम लोग खत्म हो जाते हैं, कभी नहीं। दस द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड से जब पूछा गया कि हम सबको तो पता है इलेक्ट्रॉन नहीं गिरेगा, पर तुम बताओ काहे नहीं गिरेगा, तो रदरफोर्ड के पास का कोई आंसर नहीं था। और रदरफोर्ड एक बात और नहीं समझा पाए, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन का मोशन क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा आप समझा रहे हैं
तो यू में आज डेट सिंस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज लीडिंग द इनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो मतलब उन्होंने अच्छा रदरफोर्ड कौन सी मैकेनिक्स को मान के चल रहे थे? क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि इसमें लागू ही नहीं हो सकती। अगर आप उस मैकेनिक्स को मान रहे हो तो बेटा उसके हिसाब से तो एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी कैसे रह सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में कैसे बना रह सकता? तो इनसे जब पूछा गया तो ये बता नहीं पाए। बोलो हाँ या ना, आ गया कि नहीं आ गया? इसी के साथ बेटा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या कर लिया? ख़त्म कर लिया। एक बार ईमानदारी से बताना, सच में समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। बोलो हाँ या ना, बेहतरीन।